हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोसोम के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उसको अरेंज किया जाता है। उससे पहले आप लोग, मेरा सजेशन है कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स है उसका लेक्चर देख के आइए, नहीं तो इसमें भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए को एक प्रॉपर अरेंजमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं या फिर ज़रूरत पड़ते हैं। ठीक है, उसको हम लोग हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। तो वो कौन कौन सा होता है? H3, H4, H2A, H2B, H1 प्रोटीन, ये सब किस में हेल्प करते हैं? और जो डीएनए है उसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन देने में। ठीक है, और ये कैसे कैसे आते हैं? ये जो ये H3 H4 है, ये हमारा ऑक्टामर के फॉर्म में आता है, ये टेट्रामर के फॉर्म में आता है। ठीक है, ये किसका है? H3 H4 ये टेट्रामर के फॉर्म में आता है। वहीं पे जो हमारा H2A H2B है, H2A H2B, ये हमारा डाइमर के फॉर्म में आता है। ठीक है, और H1 कब आता है वो हम लोग जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे। अब देखिए, जो ये सब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके ऊपर डीएनए रैप होता है। ठीक है, तो वो कैसे बनाते हैं पहले वो देख लेते हैं। जैसे ये टेट्रामर के फॉर्म में आया, तो ये पहले एक H3 मॉलिक्यूल, H4 मॉलिक्यूल, फिर ये H3 मॉलिक्यूल, H4 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये चारों मॉलिक्यूल एक साथ आए। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या आता है? एक H2, H2A, H2B, इसका डाइमर आता है। दो मॉलिक्यूल, ये डाइमर एक आया, इधर H2A H2B का ये डाइमर आया। तो ये टोटल कितना बन गया? ये टोटल बना 8 मॉलिक्यूल्स है। 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल्स या फिर 8 यूनिट्स का हो गया। 8 यूनिट या फिर सब यूनिट्स, किसका सब यूनिट? हिस्टोन्स का। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टामर। और चूंकि ये ऑक्टामर हिस्टोन का है तो इसका दूसरा नाम क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, तो इसको ऑक्टामर या फिर हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 8 यूनिट्स है। और चूंकि ये न्यूक्लियोसोम बनाने में इसका ज़रूरत पड़ता है, ये ज़्यादा इसका ज़रूरत होता है, इसके लिए इसको हम लोग न्यूक्लियोसोम कोर बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम कोर भी इसी को बोलते हैं, इसी ऑक्टामर को। ठीक है, तो इस ऑक्टामर का क्या क्या नाम हो गया? ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, न्यूक्लियोसोम कोर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे न्यूक्लियोसोम में डीएनए कैसे आता है, इस कोर में कैसे डीएनए आके बनता है और न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है। उससे पहले जो न्यूक्लियोसोम वर्ड है ये दिया गया था पी ऑडिट के द्वारा। ठीक है, ठीक है, तो जो ये न्यूक्लियोसोम है इसको कौन दिया था? पी ऑडिट। ठीक है, और ये कब दिए थे? 1975 में ये वर्ड दिए थे। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोसोम होता है, अगर जब ये बनता है तो ये कैसे दिखता है? अगर हम लोग देखें तो ये कुछ इस तरीक़ा से दिखता है हम लोग को, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, हम लोग को देखने में मिलता है। तो ये कैसा है? मोती है, जैसे ये मोती जैसा है और ये धागा जैसा, तो इसको हम लोग बीड्स ऑफ स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम का दूसरा नाम क्या है? बीड्स ऑफ स्ट्रिंग। क्यों इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मोतियों की माला। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कुछ इस तरीक़ा से दिखाई देता है। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं कि कैसे इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या होता है। उससे पहले, ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो। तो उससे पहले, देखने से पहले हम लोग क्या देखते हैं? डीएनए होता है, कुछ इस तरीक़े से डीएनए होता है। ये डबल स्टैंडर्ड होता है ना, कुछ ऐसा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, तो अब यही डीएनए कैसे इस ऑक्टामर के अराउंड रैपिंग होता है वो हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोसोम मॉडल में। ठीक है, अब देखिए, ये एक, अब हम जो ये ऑक्टामर था उसको हम एक ही यूनिट करते हैं। ठीक है, पूरा एक ही बनाते हैं, बड़ा सर्कल। तो ये एक सर्कल हो गया, ये ऑक्टामर का है। ठीक है, ऑक्टामर। ठीक है,
अब इसमें दो पार्ट है, जैसे ये H3H4 का ऊपर मॉलिक्यूल है और नीचे भी H3H4 का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो DNA ये कैसे आता है, ये जैसे मान लिया आया ऐसे। अब इसको हम सिंगल स्टैंड में ही दिखाते हैं आप लोगों को समझाने के लिए बस। अब ये DNA है ऐसे आया, अब ये H3H4 के ऊपर से जाएगा, दूसरा कलर चेंज, जैसे ये DNA है, ये आया H3H4 से एंट्री कर रहा है। आप देखिए जो ये DNA का एंट्री पॉइंट कहाँ है, H3H4 मॉलिक्यूल के पास एंट्री ले रहा। अब ये एंट्री लिया, एक राउंड मारेगा, तो अब इधर से आया, इधर राउंड मारा। अब ये पीछे से होते हुए, जैसे ये पीछे से आ रहा, ठीक है, ये बाहर से आया H3H4 से, फिर एक एंट्री लिया, राउंड किया, फिर ये बाहर आया, एक राउंड जैसे मान लीजिए इसका कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर ये अब जब ये बाहर निकल रहा, अब ये बाहर निकल गया, तो जो एग्जिट हो रहा ये भी कहाँ से हो रहा है, H3H4 मॉलिक्यूल। तो जो DNA का एंट्री और एग्जिट होता है वो H3H4 से होता है, H2A H2B से नहीं होता, ये बस ऊपर ऊपर रहता, ठीक है। यहाँ पे H2A H2B है, यहाँ पे H2A, बस जो एंट्री एग्जिट है उसका क्या है, H3H4 है। अब ये बाहर जाएगा, अब फिर जाएगा तो यहाँ भी इसको एक ऐसा ही मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। और फिर ये जो एंट्री लेगा ये कहाँ से लेगा, H3H4 से लेगा एंट्री, फिर एक राउंड कंप्लीट करेगा, ये अंदर से पीछे से आया, फिर इधर कंप्लीट करके बाहर निकल गया। तो ऐसे करके निकलता है, ठीक है। यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर तो नहीं दिखा सकते, बट अगर हम समझाने की कोशिश करें तो जैसे मान लिए कि ये एक सर्कुलर है, ठीक है। यहाँ से इस साइड से DNA आया, ऐसे राउंड, ऐसे DNA आया, यहाँ से राउंड किया ऐसे, यहाँ पे एक कंप्लीट सर्कल हो गया। जैसे यहाँ पे देखते हैं, इस पॉइंट को लेते हैं, यहाँ पे ऐसे आ रहा, एक राउंड कंप्लीट किया यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, ये पूरा राउंड हो गया। बट DNA यहीं से बाहर नहीं निकल जाता, थोड़ा और ये जाता है बाहर, जैसे ये इसका हाफ क्या आ जाएगा, या इस पॉइंट पे हाफ हो जाएगा इसका, ठीक है। जैसे ये यहाँ से एंट्री लिया हुआ है, यहाँ से आया, ये एक सर्कल पूरा कंप्लीट किया यहाँ पे, फिर आया एक राउंड करके, फिर थोड़ा आगे से जा करके निकलता है, हाफ से थोड़ा आगे से। तो कहाँ से निकलता है, 1.65 टर्न लेता है। मतलब कि अगर हम देखें, जैसे इस जगह से स्टार्टिंग हो रहा, यहाँ से स्टार्ट कर रहा, तो इसका हाफ जैसे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाफ हो गया। तो DNA यहाँ आया, ऐसे टर्न, ऐसे पूरा एक सर्कल किया, तो ये 1 हो गया, फिर हाफ पार किया तो 1.50, फिर कुछ 1.65 से तब फिर निकलता, ठीक है। तो ऐसे होता है, 1.65 टर्न लेता है DNA। तो एक ये न्यूक्लियोसोम कोर का 1.65 टर्न लेकर के तब DNA आगे निकलता है। और अब इसमें जो ये जो पूरा टर्निंग है, तो इसमें कितना बेस पेयर जो इन्वॉल्व होता है, 146 और 147 बेस पेयर। मतलब जो DNA होता है वो किससे बना होता है, बेस पेयर से मिलकर बना हुआ होता है। तो 165 टर्न में कितना बेस पेयर होता है, 146 या फिर 147, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे अब ये निकल गया यहाँ से, तो अगर मान लीजिए यही स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ से एंट्री लिया था, एग्ज़िट यहाँ से कर रहा है, इस जगह से एग्ज़िट कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कुछ यहाँ पे पकड़ के नहीं रखेगा इसको, यहाँ से तो एंट्री ले लिया, इस जगह से जब एग्ज़िट कर रहा है यहाँ से, तो अगर कोई पकड़ के इसको नहीं रखेगा, यहाँ पे जो DNA है, ये मान लीजिए DNA ये निकल रहा बाहर, तो ये तो खुल सकता है ना ऐसे। तो उसी को पकड़ने के लिए H1 प्रोटीन आता है। तो बस यहीं पे H1 प्रोटीन आ गया, ठीक है। तो H1 प्रोटीन ये है। तो जो DNA बाहर निकला उसको पकड़ के रख रहा है H1 प्रोटीन। तो H1 प्रोटीन क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं लिंकर H1 प्रोटीन। क्यों, क्योंकि ये पकड़ने का काम कर रहा है, पकड़ के रख रहा है DNA को, ठीक है। तो जो DNA को पकड़ के रख रहा है, तो कुछ अमाउंट ऑफ DNA पकड़ के रखेगा। तो जो हिस्टोन प्रोटीन जो DNA पकड़ के रखता है वो होता है, कितना होता है, 20 बेस पेयर का DNA। 20 बेस पेयर का DNA को H1 हिस्टोन प्रोटीन पकड़ करके रखता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कैसे आता है, राउंड लेकर के कैसे निकलता है वो समझ में आ गया, और कैसे क्लिप करके रखता है, यहाँ पे दो समझ।
बट न्यूक्लियोसोम किसको बोलते हैं? क्वेश्चन तो यही है ना। न्यूक्लियोसोम बोलते हैं हम इस जगह को जहाँ पे ये ऑक्टामर है और ये डीएनए है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम क्या हो गया? हिस्टोन, ऑक्टामर प्लस डीएनए। और ये डीएनए कितना बेस पेयर का है? 146 बेस पेयर का। ठीक है। अब हम लोग तो एक और स्ट्रक्चर देख रहे हैं। जैसे अब ये अलग न्यूक्लियोसोम हो गया। ऐसे ही अगर दूसरा जगह रहेगा तो इधर अलग न्यूक्लियोसोम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो ये अलग न्यूक्लियोसोम हो गया। अब देखते हैं, अब इसको तो न्यूक्लियोसोम बोल दिया, बट बाकी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, तो अब देखिए, अब ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक न्यूक्लियोसोम, और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, H1 प्रोटीन है, H1 प्रोटीन जो ये न्यूक्लियोसोम से लेकर के H1 प्रोटीन तक, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटोसोम। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटोसोम। ठीक है। तो क्रोमैटोसोम में क्या आता है? न्यूक्लियोसोम प्लस H1 प्रोटीन। ठीक है। अब H1 प्रोटीन कितना बेस पेयर को बांध करके रखता है? ये पकड़ के रखता है कितना? 20 बेस पेयर को। ठीक है। और ये न्यूक्लियोसोम में कितना डीएनए है? 146 बेस पेयर का। तो हम लोग को क्रोमोसोम, ये जो क्रोमैटोसोम है, इसमें कितना बेस पेयर हो गया प्रोटीन का, या फिर कितना बेस पेयर हो गया डीएनए का? तो यहाँ पे हो गया 146 प्लस 20, 166 बेस पेयर्स। ठीक है। अब एक और स्ट्रक्चर है, देखिए। अब ये तो न्यूक्लियोसोम हो गया, यहाँ तक हम लोग क्रोमैटोसोम समझ लिए। बट ये जो स्ट्रक्चर रिमेनिंग है, ये क्या है? ये तो क्या है? ये एक डीएनए है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्या है? ये बचा हुआ पार्ट, तो ये तो डीएनए ही है जो जाके के राउंड कर रहा है। तो ये डीएनए होता है, और ये डीएनए क्या कर रहा है? दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ रहा है, एक ये न्यूक्लियोसोम, एक ये न्यूक्लियोसोम। तो जो दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए। ठीक है। और लिंकर डीएनए में कितना, ये जो लिंकर डीएनए है, इसमें कितना बेस पेयर होता है? यहाँ पे 50 से लेकर के 70 बेस पेयर्स तक हो सकता है। ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए न्यूक्लियोसोम क्या होता है, क्रोमैटोसोम क्या होता है, लिंकर डीएनए क्या होता है। ठीक है। अब देखिए, जो ये डीएनए आ रहा था, इसका डायमीटर कितना था? 2 नैनोमीटर का डायमीटर था। बट अब देखिए, अब ये राउंड वगैरह ले रहा है, तो अब ये पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया ना न्यूक्लियोसोम। मतलब ये पूरा न्यूक्लियोसोम एक पूरा स्ट्रक्चर हो गया जिसमें आपका डीएनए राउंड है, रैप्ड है। तो अब इस स्ट्रक्चर का डायमीटर कितना हो जाता है? ये टोटल स्ट्रक्चर होता है, इसका डायमीटर हो जाता है 11 नैनोमीटर। तो अब न्यूक्लियोसोम का डायमीटर कितना हो गया? डायामीटर ऑफ न्यूक्लियोसोम ये हो जाता है 11 नैनोमीटर। डीएनए का था 2 नैनोमीटर, बट न्यूक्लियोसोम का जो डायमीटर होता है वो हो जाता है 11 नैनोमीटर। ठीक है। अब जब इतना सारा प्रोटीन आ रहा है, H3 H4 प्रोटीन, लिंकर हिस्टोन प्रोटीन, ये सब जब आ रहा है, ये सब अपने से तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स लगेगा या फिर कुछ दूसरा प्रोटीन्स लगेगा जो इन सबको बुलाए ताकि डीएनए का रैपिंग हो। तो कुछ वही जो मॉलिक्यूल्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? चैपेरोन प्रोटीन्स। तो चैपेरोन प्रोटीन्स क्या हो जाता है? चैपेरोन मतलब होता है हेल्पिंग वाला, जो हेल्प करता है। तो यहाँ पे हेल्प किस में कर रहा है? न्यूक्लियोसोम को बनाने में, इसका स्ट्रक्चर पूरा बनाने में। तो जो प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन जो सारे प्रोटीन्स को बुलाते हैं उसको चैपेरोन प्रोटीन बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा प्रोटीन्स को लाता है। अब देखिए, कुछ प्रोटीन या फिर हेल्पिंग प्रोटीन है जो H3 प्रोटीन या फिर हिस्टोन प्रोटीन्स को लाते हैं। जैसे सबसे पहले देखें तो प्लाज्मीन प्रोटीन किसको लाता है? H2A H2B का जो कॉम्प्लेक्स बनता है, और H1 प्रोटीन, इसको लाने का काम किसका है? न्यूक्लियोप्लाज्मिन का। वहीं पे जो ये एंटी साइलेंसिंग फंक्शन प्रोटीन है,
ये किसको लाता है, H3H4 का जो टेट्रामर बनता है उसको लाता है। हिस्टोन रेगुलेटर प्रोटीन, ये भी किसको लाता है, H3H4 को लाता है। क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर, ये लाता है H2A H2B को, ठीक है। न्यूक्लियोसोम असेंबली प्रोटीन 1, ये किसको लाता है, H3H4 का जो कॉम्प्लेक्स होता है प्लस H1 को लाता है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर ऑटोजेनिक स्पर्म प्रोटीन है ये भी लाता है H3H4 और H1 को, ठीक है। तो ये हेल्पिंग प्रोटीन्स है जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स को लाते हैं ताकि न्यूक्लियोसोम असेंबली अच्छे से हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है पूरा न्यूक्लियोसोम, जो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। और सेकेंड लेवल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।